हेलो स्टूडेंट्स। बलवंत राय मेहता समिति पर हमारी चर्चा चल रही थी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा जनवरी 1956 में। और इस समिति ने अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्थाओं के गठन पर बल दिया गया। उनकी भूमिका और उनके महत्व पर बल दिया गया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में। हमने ये भी देखा था कि 3 स्तरों पर जो पंचायती व्यवस्था प्रस्तावित की गई मेहता समिति के द्वारा, उन तीनों स्तरों में जो मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है, जिसे समिति ने पंचायत समिति का नाम दिया, उसका रोल, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा केंद्रीय है। ये समिति कैसे गठित होगी, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में जाना था। और पंचायत समिति क्या कार्य करेगी, यानी स्थानीय स्वशासन के लिए आम जनता को तैयार करने के साथ साथ जनता में शासन करने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति के विकास के साथ साथ ये समिति ब्लॉक लेवल पर विकासात्मक कार्यों को भी देखेगी। और ये विकासात्मक कार्य कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयों से संबंधित होंगे। समिति ने पंचायत समिति की वित्तीय व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था और ये माना था कि जितनी भी स्थानीय प्रशासन की संस्थाएं हैं भारत में, वो सब किसी न किसी रूप में वित्त की कमी से जूझती रही है। वित्त के अभाव में वो चाहकर भी कार्य नहीं कर सकी है। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति ने इस तरफ भी ध्यान दिया और इस बात पर बल दिया कि पंचायत समिति को खुद आय के स्रोतों का सृजन करना चाहिए और ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला जिन विषयों के बारे में कर उगाहने का अधिकार पंचायत समिति का होगा, या कर उगाही का एक निश्चित प्रतिशत, कर उगाही से जो धन प्राप्त होता है राज्य सरकार को, उसका एक निश्चित भाग पंचायत समिति को सुपुर्द किया जाना चाहिए। ऐसा समिति ने विचार व्यक्त किया। खासतौर से जो भू राजस्व वसूल किया जाए, कृषि भूमि पर जो राजस्व, जो टैक्स वसूल किया जाए, उस टैक्स का एक निश्चित प्रतिशत पंचायत समिति को सौंपा जाए। इसके साथ साथ जल संसाधनों पर जो कर लगाया जाए, उपकर लगाया जाए विकास खंड में, उनसे प्राप्त धनराशि पंचायत समिति के पास होनी चाहिए। जब भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण होता है, खरीदी जाती है, बेची जाती है अचल संपत्ति, तो उस पर जो शुल्क लगता है, उस शुल्क पर अधिभार के रूप में कुछ धनराशि वसूल की जाए और वो धनराशि पंचायत समिति को सौंपी जाए। गांव में जो नदियां हैं, उनकी घाटों पर जो भी कृत्य होते हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है या उनसे जो किराया वसूल किया जाता है, या किसी भी रूप में अगर नदी घाटों से कोई लाभ होता है, या मत्स्य पालन, मछली पकड़ने आदि से जो आय होती है, उस आय में भी हिस्सेदारी पंचायत समिति को प्राप्त होगी। ये पंचायत समिति की आय का संसाधन होना चाहिए, आय का स्रोत होना चाहिए,
नदी घाटों से जो आमदनी हो रही हो या मत्स्य क्षेत्रों से जो आमदनी हो रही हो, वो पंचायत समिति को प्राप्त हो। सड़क और गांव में जो पुल बनाए जाते हैं नदियों पर या रही खाइयों पर, उन पुलों पर जो पूंजी लगाई जाती है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स भी पंचायत समिति के हिस्से में आना चाहिए, ऐसा समिति ने सुझाव दिया। गांव के लोग अगर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उन तीर्थ यात्रियों के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उसके बदले में उनसे टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स भी पंचायत समिति की खाती होनी चाहिए, पंचायत समिति की संपत्ति होनी चाहिए, ताकि वो विकासात्मक कार्यों को अंजाम दे सके। गांव में जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, हाट मेला या सिनेमा घर, उन सब पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स से प्राप्त धनराशि भी पंचायत समिति को प्राप्त होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर जो उपकर लगाया जाता है, वो उपकर भी पंचायत समिति को सौंपा जाना चाहिए। समय समय पर गांव में जो हाट लगते हैं, मेले लगते हैं, खरीद बिक्री जहाँ पर होती है आवश्यक सामानों की, उन मेलों से, उन हाटों से जो लाभ होता है, उस लाभ धनराशि का प्रयोग भी पंचायत समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। गांव में जितने भी वाहन चलते हैं, वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स का एक भाग पंचायत समिति को प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ ऐच्छिक रूप से जो भी सार्वजनिक चंदा वसूल किया जाता है, पंचायत समिति के द्वारा खुद वसूल किया जा सकता है गांव के लोगों से किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी कल्याणकारी कार्य को संपन्न करने के स्वेच्छा से गांव के लोगों द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा जो चंदा दिया जाता है, वो चंदा भी उसकी आय का अंग होगा, ऐसा समिति ने सुझाव दिया। इन सब के साथ साथ सरकार भी समय समय पर पंचायत समिति को अनुदान देगी, वित्तीय सहायता देगी। इन सारे आर्थिक संसाधनों का प्रयोग पंचायत समिति के द्वारा विकासात्मक कार्यों में किया जाएगा। विकास खंड के विकास के लिए योजनाएं बनाने और योजनाओं को क्रियान्वित करने में किया जाए, ताकि वित्तीय संसाधनों की कमी से पंचायत समिति उबर सके और वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में दिलचस्पी ले। इस उद्देश्य से बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति के वित्तीय स्रोतों पर विशेष रूप से बल दिया। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा महत्व मेहता समिति ने किसको दिया? पंचायत समिति को। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में एक दूसरा जो स्तर है, या इसको प्राइमरी स्तर भी कह सकते हैं, प्राइमरी स्तर की संस्था, ग्रामीण स्तर की संस्था, इसका सुझाव मेहता समिति ने दिया, वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायत समिति से नीचे की संस्था होगी और इसका गठन भी गांव के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचन के माध्यम से किया जाए। ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे और इस निर्वाचित संस्था में भी कम से कम 2 महिला सदस्य होंगी और 2 सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के होंगे। यानी यहाँ भी समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ऐसा समिति ने सुझाव दिया। जैसे पंचायत समिति में महिलाओं की भागीदारी
की बात कही, उनके प्रतिनिधित्व की बात कही समिति ने, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की बात कही, सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व की बात कही, वैसे ही ग्राम पंचायत में भी महिलाओं और अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया। अब ये ग्राम पंचायत कार्य क्या करेगी, इस पर भी प्रकाश डाला गया मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति ग्राम पंचायत को क्या कार्य करना चाहिए, समिति ने सजेस्ट किया कि घरेलू उपयोग के लिए गांव में जल की व्यवस्था करने का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाए। वैसे तो जल कल विभाग इसके लिए है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण जनता के द्वारा घरेलू कार्यों के लिए जो भी जल उपयोग में लाया जाता है, उस जल की उस पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जानी चाहिए। गांव में सफाई, गलियों नालियों तालाबों का रखरखाव, गांव में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था या भूमि का प्रबंध, जो भी गांव की भूमि है उसके प्रबंध का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाए। किस भूमि का कैसा प्रयोग किया जाए, कौन सी कृषि योग्य भूमि है, किस भूमि का प्रयोग नहरों के विकास के लिए किया जाए, किस भूमि पर पशुपालन किया जाए, किस भूमि पर कुटीर उद्योग धंधे लगाए जाए, इन सारी बातों का प्रबंधन करने का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है। इसके अलावा कृषि कार्य से जुड़े हुए जो पशु हैं या जिन पशुओं को पाल कर उनसे आमदनी अर्जित की जाती है, उन पशुओं का रिकॉर्ड रखने का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाए। कितने मवेशी है, किस किस श्रेणी के मवेशी है, ये सारे रिकॉर्ड किसके पास होंगे, ग्राम पंचायत के पास। गांव की जो सड़कें हैं, जो पुल है, नाले हैं, वो वर्किंग कंडीशन में बने रहे, उनका रखरखाव करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत। गांव में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो पाठशालाएं स्थापित की गई है, उनका निरीक्षण ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा कि जिस उद्देश्य से इन प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण किया गया है, स्थापना की गई है, वो उस दिशा में क्रियाशील है या नहीं है, या इन पाठशालाओं की क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इनका निरीक्षण और परीक्षण करने का कार्य ग्राम पंचायत का होगा। मेहता समिति गांव में पिछड़े वर्गों के कल्याण से भी इत्तेफाक रखती थी। वो संवेदनशील थी कि गांव में पिछड़े वर्गों का विशेष रूप से कल्याण होना चाहिए, जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हें कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम कैसे क्रियान्वित किए जाए, इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होगी। गांव से संबंधित इन सब कार्यों से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनका संग्रह और उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की होगी, ताकि जब भी किसी तरह की सूचना की आवश्यकता पड़े, किसी भी स्तर पर, प्रशासन के या राज्य स्तर पर जब भी उसकी डिमांड की जाए, उसकी मांग रखी जाए, तो ये आंकड़े एक जगह पर प्राप्त हो सके, तो उनके रखरखाव की और उनके संग्रह की
दोनों की ही जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी। तो बड़े महत्वपूर्ण कार्य पंचायतों द्वारा किए जाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया। इसके अतिरिक्त खंड स्तर पर जो विकास परियोजनाएं पंचायत समिति के द्वारा बनाई गई है, उन विकास योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर कैसे क्रियान्वित किया जाएगा ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इस बात की देखभाल करना, इस बात का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना, इस कार्य में सहयोग देना भी ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। और एक विशेष सजेशन ये था समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का, कि उसने ये कहा कि ग्रामीण स्तर पर जो भू राजस्व वसूला जाता है, भूमि पर लगान वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है, वो वसूली का काम भी ग्राम पंचायत को करना चाहिए, किसी और अधिकारी को नहीं, किसी और विभाग को नहीं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण लोगों से लगान वसूली का कार्य खुद ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना चाहिए। ये विशेष सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिया। अब ग्राम पंचायत की वित्त व्यवस्था कैसे होगी, उसकी आय के स्रोत कौन से होंगे ताकि वो गांव में विकासात्मक कार्यों को संपन्न कर सके। तो बलवंत राय समिति ने सुझाव दिया कि गांव में जो भी संपत्ति कर लगाए जाएंगे, वो कर ग्राम पंचायत के हिस्से में आएंगे। जो गृह कर लगाए जाएंगे, आवास कर लगाए जाएंगे, वो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होंगे। गांव में जो भी हाट और बाजार लगते थे, उन पर जो टैक्स लगाए जाएंगे, उस टैक्स से प्राप्त संपत्ति भी ग्राम पंचायत की संपत्ति होगी। गांव में जितने भी वाहन हैं, गाड़ियां हैं, साइकिलें हैं, नाव है, या बोझ ढोने वाले जो पशु हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स भी ग्राम पंचायत के हिस्से में जाएगा। पूंजी या सीमा कर, ये भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत होगा। ग्राम पंचायत के द्वारा गांव में सफाई की जो व्यवस्था की जाती है, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, घरेलू उपयोग के लिए जल की व्यवस्था की जाती है, इन सारे कार्यों के लिए उसे ग्रामीण लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार होगा। सफाई के लिए अलग टैक्स वसूलेगी पंचायत, प्रकाश के लिए अलग, और जल की व्यवस्था के लिए अलग। जितने भी मवेशी खाने हैं, उनसे जो आय होगी, वो आय भी ग्राम पंचायत के हिस्से में जाएगी। पशुओं की बिक्री पर जो कर लगता है, वो कर भी ग्राम पंचायत के द्वारा वसूला जाएगा। जितने भी कसाई खाने हैं, जहाँ पशुओं को मारा जाता है, उन पर भी जो शुल्क लगाया जाएगा, वो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाएगा, और उस शुल्क से प्राप्त आमदनी ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। इन सब के साथ साथ ग्राम पंचायत को पंचायत समिति से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी पंचायत समिति भी ग्रामीण स्तर पर विकासात्मक कार्यों को संपन्न करने के लिए ग्राम पंचायत को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करें। जैसे पंचायत समिति को अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है, वैसे ही ग्राम पंचायत को अनुदान पंचायत समिति से प्राप्त होना चाहिए, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने सजेस्ट। अब ये सारे सुझाव दे तो दिए गए, लेकिन मेहता समिति इस बात से वाकिफ थी कि ग्रामीण स्तर पर टैक्स वसूली का जो कार्य है,
तो बहुत संतोषजनक नहीं है। यानी बहुत से लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स देने से बचते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त धन नहीं आ पाता, क्योंकि टैक्स वसूली का काम ढंग से नहीं हो पाता। इसके लिए समिति ने क्या सुझाव दिया कि कानून बनाकर ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिस किसी भी व्यक्ति ने चुनाव वर्ष के पिछले वर्ष में कर न चुकाया है, कर नहीं चुकाया है, कोई भी टैक्स नहीं दिया, चाहे वो सफाई कर हो, प्रकाश शुल्क हो, या जल कर हो, भवन कर हो, राजस्व, भू राजस्व, अगर कोई भी कर उसका बकाया है, तो ऐसे व्यक्ति को, गांव के ऐसे नागरिक को अगले पंचायत चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए अगर उसने टैक्स अदा नहीं किया है। यही बात पंचायत समिति के सदस्यों पर भी लागू होती है कि अगर पंचायत समिति का कोई सदस्य निर्वाचित हुआ है, निर्वाचित होने के बाद भी 6 महीने के अंदर उसने अगर अपने सारे बकाया टैक्स नहीं चुकता किए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाने का प्रावधान होना। इन प्रावधानों से क्या होगा कि ग्रामीण जनता टैक्स के प्रति अपने दायित्व को समझेगी, वो समय पर टैक्स चुकाएगी और ग्राम पंचायत गांव में विकासात्मक कार्यों को संपन्न करने के लिए वित्त की कमी से नहीं जूझे। उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होंगे जिनका प्रयोग वो विकासात्मक कार्यों में कर सके, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर सके। तो ये खास सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया। अब ग्राम पंचायत पर नियंत्रण कैसा होगा? बलवंत राय समिति ने सुझाव दिया कि गांव पंचायत का जो बजट होगा, उस बजट का निरीक्षण करने और उस बजट को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार पंचायत समिति को होना चाहिए। गांव में भी ग्राम पंचायत के द्वारा हर वर्ष के लिए बजट बनाया जाएगा, लेकिन बजट के प्रावधान तभी लागू होंगे जब पंचायत समिति उसे स्वीकार कर ले। आय और व्यय का ब्यौरा जब उचित तरीके से निर्मित किया जाएगा, पंचायत समिति आश्वस्त होगी कि वित्तीय संसाधनों का प्रयोग इस बजट के माध्यम से अच्छी तरह हो सकेगा, तो वो ग्राम पंचायत के इस बजट को स्वीकृति प्रदान करेगी। यानी ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण किसका है? पंचायत समिति का। ऐसा सुझाव दिया गया मेहता समिति के द्वारा कि ग्राम पंचायत पर नियंत्रण पंचायत समिति का स्थापित किया जाना। तो इस तरह से पंचायत समिति के निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। अब तीसरा स्तर जो पंचायती व्यवस्था का सदस्य किया गया मेहता समिति के द्वारा, वो था जिला परिषद। हालांकि मेहता समिति का ये विचार था कि जब विकास खंड के स्तर पर पंचायत समिति जैसी पंचायती संस्था होगी, तो फिर जिला स्तर पर किसी पावरफुल संस्था की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि भारतीय प्रशासन में पारंपरिक रूप में जिला प्रशासन की इकाई बना हुआ है, विकासात्मक कार्यक्रम जिले के माध्यम से ही जिले के स्तर पर ही क्रियान्वित किए जाते हैं, इसलिए समिति ने सजेस्ट किया कि जिले के अंतर्गत काम करने वाली जितनी भी पंचायत समितियां हैं, उन पंचायत समितियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य जिला परिषद जैसी संस्था के द्वारा किया जाना।
ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि जिला परिषद का कोई और कार्य नहीं होगा पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में। उसका कार्य केवल उस जिले में जितने भी विकास खंड हैं, उन विकास खंडों में जो भी पंचायत समितियां हैं, उन सभी पंचायत समितियों के मध्य सामंजस्य और सहयोग की स्थापना करना उसका दायित्व। उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना कि कहीं उनके कार्यों में कोई समस्या ना आए, कोई समस्या आती है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। केवल ये निरीक्षण और परीक्षण का कार्य जिला परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए। खुद जिले के विकासात्मक कार्यों को उसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने सजेस्ट किया। यानी उसके हाथ में कोई कार्यकारी सत्ता नहीं होनी चाहिए। निर्णय लेने की, गांव के विकास के संबंध में निर्णय लेने की कोई सत्ता उसके पास नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के पास होनी चाहिए। तो बहुत लिमिटेड अधिकारों वाली जिला परिषद की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। अब इस जिला परिषद का गठन कैसे होगा, इस विषय में समिति ने सजेस्ट किया कि जिले में जितनी भी पंचायत समितियां हैं विभिन्न विकास खंडों में, उनके जो अध्यक्ष हैं वो सब जिला परिषद के सदस्य होंगे। जिले के जितने भी विधायक जो राज्य विधानसभा में चुनकर गए हैं वो सभी जिला परिषद के सदस्य होंगे। जितने भी संसद सदस्य उस जिले से चुनकर गए हैं वो भी इस जिला परिषद के सदस्य होंगे। इसके अलावा चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु चिकित्सा, अभियंत्रण, शिक्षा, पिछड़े वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक निर्माण और अन्य जितने भी विकास विभाग हैं, उनके जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो सब इस जिला परिषद के सदस्य होंगे। यानी जिला परिषद में निर्वाचित प्रतिनिधि भी होंगे और प्रशासनिक अधिकारी भी। इस जिला परिषद की अध्यक्षता डीएम के द्वारा की जाएगी, जिलाधीश के द्वारा, और जिले का ही एक अन्य अधिकारी इस जिला परिषद का सचिव होगा। मेहता समिति ने ये सजेस्ट किया कि जिला परिषद को अपना कार्य स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से संपन्न करना चाहिए, स्थायी समितियों के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि इन समितियों की उपस्थिति का लाभ ये होता है कि कार्य तेजी से आगे बढ़ता है। नहीं तो अगर कोई कार्य नौकरशाही की लाल फीताशाही प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है तो कार्य संपन्नता में विलंब। इस विलंब से बचने के लिए जरूरी है कि जिला परिषद हर कार्य के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन करे। कम से कम 2-3 स्थायी समितियों का गठन जरूर किया जाए और उन समितियों के माध्यम से जिला परिषद अपने समन्वयकारी, सामंजस्यकारी कार्य को संपन्न कर। कार्य क्या करेगी जिला परिषद, पहले ही आप जान चुके हैं कि समिति किसी तरह का कार्यकारी अधिकार जिला परिषद को सौंपने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि इसका विचार था कि अगर जिला परिषद के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दिए गए तो इससे स्थानीय स्तर पर जो अन्य संस्थाएं हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उनकी प्रभावशीलता को ठेस पहुंची। इसलिए जिला परिषद का कार्य लिमिटेड कर दिया गया। क्या कहा गया कि जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट का परीक्षण करेगी और उनका अनुमोदन करेगी। सरकार के द्वारा जिले के विकास के लिए जितनी भी धनराशि आवंटित की जाती है
उस धनराशि को पंचायत समितियों में वितरित करने का कार्य जिला परिषद के द्वारा किया जाए। यानी पंचायत समितियां राज्य सरकार से अनुदान सीधे प्राप्त न करके जिला परिषद के माध्यम से प्राप्त करें। इससे जिला परिषद को विभिन्न पंचायत समितियों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। जिले में जितने भी विकास खंड हैं, उनके द्वारा खंड के विकास की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को एकीकृत करने का, कंपाइल करने का और उनको समन्वित करने का कार्य जिला परिषद के द्वारा किया जाए। अगर कोई पंचायत समिति राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त करना चाहती है, इस विषय में वो आवेदन पत्र दे सकती है, लेकिन वो आवेदन पत्र सीधे राज्य सरकार को न देकर जिला परिषद को देगी और जिला परिषद इन सारे आवेदन पत्रों को एकीकृत करके सरकार को अग्रसारित करेगी। और लास्टली जिला परिषद पंचायत समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया और ये बात बहुत हद तक सच्ची है कि बलवंत राय मेहता समिति की परिस्थितियों ने, उसके सुझावों ने विद्यमान ग्रामीण शासन को एक प्रभावी व्यवस्था के रूप में बदलने का कार्य। लेकिन समिति ने जो सजेशन दिया, जो संस्तुतियां थी, वो ग्रामीण विकास की दिशा में, पंचायती व्यवस्था की स्थापना की दिशा में एक रूपरेखा के रूप में थी। ऐसा माना जाता है कि इसके सजेशन कोई स्थानीय प्रशासन का संविधान नहीं है जिसका उल्लंघन न किया जाता। ये केवल सजेशन है, ये केवल एक गाइडलाइन है, एक रूपरेखा है। खुद समिति भी यही मानती थी कि इसके सजेशन को संविधान न माना जाए, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना। हालांकि समिति के सुझाव इतने महत्वपूर्ण थे कि हम देखते हैं कि आगे चलकर संविधान में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुए, जिनके माध्यम से पंचायती संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई, संवैधानिक दर्जा दिया गया, उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये अमेंडमेंट, ये संवैधानिक संशोधन, इसके प्रावधान बहुत बड़ी सीमा तक बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों पर आधारित। बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 में समिति की सिफारिशों को स्वीकृत किया। तो इस तरह से स्थानीय प्रशासन और पंचायती व्यवस्था की दिशा में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु इस समिति का गठन किया गया और इस समिति के सुझाव मील का पत्थर सिद्ध